सिविल्स ओनली में आपका स्वागत है। आज हम भारत के एक बहुत ही गंभीर, बहुत ही जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं, जल संसाधन। ये एक ऐसी चुनौती है जो हम सबके भविष्य पर सीधा असर डालती है। तो आज हम आपकी परीक्षाओं के लिहाज से एक बेहद जरूरी टॉपिक को समझने वाले हैं, भारत के जल संसाधन, और वो भी सरकारी स्रोतों के आधार पर। तो चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं, जो इस पूरे मसले की जड़ है। जैसा कि हम देख रहे हैं, अगर पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी से ढका है, तो फिर भारत में पानी का संकट क्यों है? सवाल तो बनता है ना। इसका जवाब देखिए सीधा सा है। इस इतने सारे पानी का सिर्फ 3% ही मीठा पानी है जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और बस यहीं से असली चुनौती की शुरुआत होती है। और देखिए, उस छोटे से 3% मीठे पानी में से भी भारत के हिस्से में दुनिया का सिर्फ 4% आता है। सोचिए, सिर्फ 4%। ये छोटा सा आंकड़ा ही हमारे देश की पानी की पूरी कहानी को बयां करता है, और यही हमारे आज के इस विश्लेषण का केंद्र भी है। अब जरा इस 4% पानी को दुनिया की 17% से भी ज्यादा आबादी के सामने रखकर देखिए, जो भारत में रहती है। ये जो असंतुलन है ना, यही हमारी जल चुनौती की असली जड़ है। संसाधन बहुत कम और लोग बहुत ज्यादा। इससे एक जबरदस्त दबाव की स्थिति बनती है। और ये सारा का सारा दबाव किस पर पड़ता है? हमारे कुल इस्तेमाल करने लायक जल संसाधनों पर, जो हैं करीब 1122 घन किलोमीटर सालाना। आप इसे ऐसे समझिए कि ये हमारा पानी का सालाना बजट है, जिसे हमें अपनी खेती, उद्योगों और घरों की ज़रूरतों के बीच बहुत ही सावधानी से बांटना है। मतलब हर एक बूंद कीमती है। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। हम देखेंगे कि भारत के जल संसाधन क्या हैं, पानी की मांग और उसका इस्तेमाल कैसे होता है, इस संकट के नतीजे क्या हैं, इसे बचाने और मैनेज करने के तरीके क्या हो सकते हैं, और आखिर में सरकार की नीतियां क्या कहती हैं। तो पहला सवाल, ये सारा पानी आखिर जाता कहाँ है? अगर हम इसके बंटवारे को देखें तो ये एक खास सेक्टर की तरफ बहुत ज्यादा झुका हुआ है। ये स्लाइड एक वाकई चौंकाने वाली सच्चाई हमारे सामने रखती है कि हमारा ज्यादातर पानी कहाँ चला जाता है। देखिए, कृषि क्षेत्र यानी हमारी खेती सतही जल का 89% और भूजल का तो 92% इस्तेमाल कर लेती है। इसके सामने उद्योग और घरेलू इस्तेमाल तो बहुत ही कम लगते हैं। हाँ, ये बात सही है कि ये भारत की खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी है, लेकिन इसका हमारे जल संसाधनों पर जो भारी दबाव पड़ता है, उसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब सिंचाई के लिए पानी का इतना ज्यादा इस्तेमाल क्यों होता है? क्योंकि सिंचित जमीन, मतलब जहां सिंचाई होती है, वहां पैदावार कहीं ज्यादा होती है। और यही हरित क्रांति की सफलता के पीछे का एक बड़ा कारण भी था, खासकर पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में, जहां सिंचाई की वजह से एक साल में कई कई फसलें लेना मुमकिन हो पाया। लेकिन इस ज्यादा पैदावार की एक कीमत चुकानी पड़ती है। तो चलिए अब इसी असंतुलन के जो नतीजे हैं, उन पर एक नजर डालते हैं। तो नतीजा क्या हुआ? कई राज्य जैसे कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान अपने भूजल का जरूरत से कहीं ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। वो जमीन से पानी उस रफ्तार से निकाल रहे हैं जिस रफ्तार से वो वापस भर ही नहीं सकता। इससे हो क्या रहा है? भूजल का स्तर खतरनाक रूप से नीचे गिरता जा रहा है। ये एक तरह से टिक टिक करती हुई टाइम बम की तरह है। और देखिए, ये समस्या सिर्फ पानी की कमी तक ही नहीं रुकती। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, जरूरत से ज्यादा पानी निकालने से पानी की क्वालिटी भी खराब हो रही है। फ्लोराइड और आर्सेनिक जैसे जहरीले तत्व पानी में घुल रहे हैं और खेतों की मिट्टी में नमक बढ़ रहा है, जिससे वो बंजर हो सकती है। ये बहुत ही गंभीर और लंबे समय तक असर डालने वाले नतीजे हैं। तो अब सबसे जरूरी सवाल ये है कि आखिर किया क्या जा सकता है? अच्छी बात यह है कि अब हमारा ध्यान टिकाऊ संरक्षण और मैनेजमेंट की रणनीतियों की तरफ जा रहा है। इसी में एक बहुत जरूरी समाधान है जल संभर प्रबंधन, या जिसे हम वाटरशेड मैनेजमेंट कहते हैं। इसका मतलब है कि हम सिर्फ नदी या तालाब को अलग से नहीं देखते, बल्कि पूरे इलाके को एक साथ देखते हैं। उसकी जमीन, पानी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सब कुछ। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है जो कुदरत और समाज के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करती है। दूसरा एक और बहुत ही मजबूत उपाय है वर्षा जल संचयन, यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसका सिद्धांत बहुत सीधा सा है। बारिश के पानी को यूं ही बह जाने देने के बजाय उसे पकड़ो और जमा करो। ये हमारे पानी के बैंक यानी भूजल को फिर से भरने में मदद करता है, पानी की क्वालिटी सुधारता है, और तो और मिट्टी के कटाव को भी रोकता है। और हाँ, ये कोई नया आइडिया नहीं है। हमारे देश में सदियों से पारंपरिक तरीके इस्तेमाल होते रहे हैं,
जैसे राजस्थान में कुंड या टांका। ये पानी की हर एक बूंद को बचाने की हमारी पुरानी समझ को दिखाता है। ये ढके हुए जमीन के अंदर बने टैंक बारिश के पानी को जमा करने का एक सरल लेकिन बहुत ही कारगर तरीका है। अगर हमें ये देखना है कि जब समुदाय खुद आगे बढ़कर जल प्रबंधन करता है तो क्या बदलाव आ सकता है, तो इसके लिए महाराष्ट्र के रालेगन सिद्धि की केस स्टडी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। एक ऐसा गांव जो कभी बहुत ज्यादा संकट में था। ये कहानी है रालेगन सिद्धि के अविश्वसनीय बदलाव की। जल संभर विकास, लोगों की अपनी मेहनत यानी स्वैच्छिक श्रम और कुछ जरूरी सामाजिक सुधारों के जरिए इस गांव ने न सिर्फ अपनी पानी की समस्या को सुलझाया बल्कि अपनी पूरी अर्थव्यवस्था और समाज का कायापलट कर दिया। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि जब पानी आता है तो अपने साथ खुशहाली भी लाता है। आज ये गांव पूरे देश के लिए एक मिसाल है। अब कम्युनिटीज की इस सफलता को सहारा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नीतियां और योजनाएं भी बनाई गई हैं। सरकार भी इस दिशा में कई महत्वपूर्ण योजनाएं चला रही हैं, जैसे कि जल क्रांति अभियान, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और अटल भूजल योजना। इन सभी पहलों का लक्ष्य एक ही है, पानी की उपलब्धता को बढ़ाना, उसके इस्तेमाल को और बेहतर बनाना और सबसे जरूरी, समुदाय को मैनेजमेंट में भागीदार बनाना। हर खेत को पानी और प्रति बूंद अधिक फसल जैसे नारे इसी सोच को दिखाते हैं। और इन सभी योजनाओं को दिशा मिलती है 2012 की राष्ट्रीय जल नीति से, जो इस बात पर जोर देती है कि पानी को एक आर्थिक वस्तु की तरह देखा जाए ताकि उसका संरक्षण हो, जलवायु परिवर्तन के लिए हम तैयार रहें और प्रबंधन में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित हो। तो हमने देखा कि भारत की जल चुनौती कितनी गहरी और बहुआयामी है। इसका हल किसी एक उपाय में नहीं है, बल्कि समुदाय, सरकार और हमारे पारंपरिक ज्ञान, इन तीनों को साथ लाने में है। अब असली सवाल यही है, क्या हम इन सभी ताकतों को एक साथ लाकर भारत के लिए एक जल सुरक्षित भविष्य बना सकते हैं? अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई सुझाव हो या टॉपिक सजेस्ट करना हो तो कमेंट ज़रूर करें। साथ ही वनडे एग्जाम से रिलेटेड करंट अफेयर सीरीज और हमारा मेंस रिलेटेड पॉडकास्ट जरूर देखें। धन्यवाद।